Hi students, in this lecture we are going to learn about the physical property, physical property, properties of alkyl halides, alkyl halides, physical properties of alkyl halide. तो उसमें एक I have already sent you the notes and I will explain only one thing, and on the basis of that one thing, you can solve the questions related to other chapters also. So, what is that concept? We have to remember this only, that is boiling point that depends or directly proportional का मतलब बॉइलिंग पॉइंट इस पर डिपेंड करता है. अगर मतलब वो इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. Molecular mass. It means as the molecular mass of alkyl halide increases, the boiling point also increases. You can take example of, for example, you can take CH3Cl, CH3Br. तो CH3 कॉमन है, बट यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन है. वी नो दैट ब्रोमीन हैविंग ग्रेटर एटॉमिक मास दैन क्लोरीन. सो इसका, इस पूरे का CH3Br का मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH3Cl. सो this CH3Br will have more boiling point than CH3Cl. Understood? एग्जाम्पल इसलिए लिया जिससे आपको क्लियर कट हो जाए. दूसरा बेटा, इसमें मैंने एक और बात लिखी थी बॉइलिंग पॉइंट के साथ कि boiling point, this molecular mass is directly boiling point is directly proportional to molecular mass, and molecular mass is directly proportional to van der Waals forces. ऐसा मैंने लिखा था, van der Waals forces. So one thing I would like to tell you that as the molecular mass increases, van der Waals force increases. You have to keep in mind what, as the molecular mass increases, van der Waals forces, मतलब जहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपने पढ़ा था, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस. तो लंडन फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, या डिस्पर्शन फोर्सेस आपको पता ही है. वैन डर वाल फोर्सेस का मतलब जहाँ पे जैसे CH3 कोई भी पोलैरिटी रही है, कोई भी बॉन्ड नहीं, कोई भी तरह का इंटरेक्शन नहीं है. बॉन्ड कहने का मतलब था किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है. तो कौन सा इंटरेक्शन होगा वहाँ पे? वैन डर वाल. सभी के बीच में होता है वैन डर वाल इंटरेक्शन. एंड वैन डर वाल इंटरेक्शन इंक्रीजेस और वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेस एज द molecular mass of that particular compound increases. So molecular mass increases, van der Waals force increases, and so boiling point increases. boiling point होता क्या बेटा? जो molecules हैं इसको आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने वाले हो. ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा. ठीक है, और उसका दूसरा भी डेफिनेशन है कि जिस टेम्परेचर पे वो आपका लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करेगा उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. तो जब ज़्यादा अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उनको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. सो सिंपल सा, एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज, वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेज, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज. तो ये पहला चीज़ था. सेकेंड इज बॉइलिंग पॉइंट. This boiling point is directly proportional to H bonding. So H bonding, greater the hydrogen bonding, greater will be the interaction between the molecule and more will be the boiling point. फिर अभी ऊपर वाला ही होता है. वैन डर वाल फोर्स में एक अलग टाइप का फोर्स ज़्यादा होता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे टाइप का बॉन्ड है. तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी टाइप का जब फोर्स बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स, वो जब इंक्रीज होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. ओके, एंड लास्ट वन, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. So boiling point is directly proportional to 1 by branching, or
you can say that boiling point is inversely proportional to branching. So as the branching increases, boiling point decreases. ब्रांचिंग ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग का मतलब ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ब्रांचिंग का मतलब ये है कि यू हैव दिस CH3 CH2 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 Br, and the second example is CH3 CH2 CH Br and CH3. So this is normal butane, you know about this, and this is isobutane. तो ब्रांचिंग कहने का मतलब देखो ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे एक साइड में आपने Br लगा दिया, तो ये इसको बोलते हैं ब्रांचिंग। तो जितनी ज़्यादा, एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, एक और एग्जांपल ले लूँ आपके लिए। सो CH3 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 एंड Br, ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड ब्रोमाइड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो ये नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे और ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो सरफेस एरिया कम होगा। मतलब अभी एक स्ट्रेट चेन है तो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। जब ब्रांचिंग होगी तो जो मॉलिक्यूल, इसकी सरफेस एरिया कम होती जाएगी। आप देख सकते हो कि नॉर्मल ब्यूटेन में सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई। जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया कम होगी, इंटरेक्शन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल all the coming chapters. It is applicable in alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid, in amines also. So when you have to decide, or when there is a question on boiling point, what will be the order of boiling point, decreasing or increasing order they will ask, then you have to keep in mind three things. First, boiling point depends on molecular mass. Molecular mass depends on van der Waals forces. Boiling point depends on hydrogen bonding. Boiling point depends on branching. So first you have to check the hydrogen bonding. If there is no possibility of hydrogen bonding, then go for molecular mass. If all molecular mass of all the compounds, that is same, molecular mass is same for all the compounds, then go for branching. So you have to solve the question on the basis of these three questions, these three concepts, sorry. You have to solve the questions on the basis of these three concepts. Next, now we are going to talk about solubility. Solubility. So only one concept, solubility in water. We check solubility in water. This is directly proportional to hydrogen bond. It means greater the hydrogen bonding of that molecule with water, more will be the solubility in water. मतलब जो भी मॉलिक्यूल आपके पास है वो जितना ज़्यादा आपके कंपाउंड से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो उतना ज़्यादा पानी में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। सो कोई भी कंपाउंड पानी में क्यों डिसॉल्व होता है, वाटर में क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो जहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होगी वो वाटर से ज़्यादा, वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड। सो जो आप मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर रहे हो, जो कंपाउंड ऐड कर रहे हो, इफ़ दैट कंपाउंड इज व्हाट, polar in nature, then that is going to form more hydrogen bond and more will be the solubility. So haloalkanes are only very slightly soluble in water because why they are slightly soluble in water, because किसी भी कंपाउंड को, हेलो अल्केन्स को पानी में डिजॉल्व करने के लिए देर इज़ अ नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज़ नीडेड, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। सो ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये देखो, ये मैंने एग्जांपल के थ्रू ले लिया, मैंने CH3Cl दे दिया। अब ये CH3Cl को मुझे इस वाटर में डिज़ोल्व करना है। ये वाटर में कभी डिज़ोल्व होगा जब इस CH3Cl का और इस वाटर के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन, ये जरा जो डॉटेड इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन इसका और इसका इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि हेलो अल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब है कि CH3 हेलो अल्केन्स का और वाटर का इंटरेक्शन क्या है, कम है, इंटरेक्शन कम है। क्यों कम है बेटा, क्योंकि जो CH3, जैसे अगर मैं देखो, आप एक कॉन्सेप्ट समझना कि ये आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने CH3 मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें एक ही मिथाइल क्लोराइड होगा नहीं, बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे और उन सभी के बीच में एक इंट्रैक्शन होगा, तभी तो वहाँ पे वो प्रेजेंट है। अगर आपका मिथाइल क्लोराइड, ये मैंने प्लस लिख दिया,
और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो इन सभी के बीच में ऐसा इंट्रैक्शन है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, बस हाँ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन टाइप का है। तो देखो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी आपने बीकर में आपने जो मिथाइल क्लोराइड लिया है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे मिथाइल क्लोराइड के, उन सभी के बीच में इंट्रैक्शन है। ऐसे ही वाटर आपने एक अलग बीकर में लिया है तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन, तभी तो वो वाटर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन। एक मिनट, ये मैंने फिर से मैं ले लेता हूँ वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये देखो HOH एंड HOH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इंट्रैक्शन। सो मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हैं, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हैं, तो उनके बीच में अब इस मिथाइल क्लोराइड और वाटर के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा कभी होगा जब यहाँ पे इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कम होगा, तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। बात को समझ लेना, ठीक है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। यू हैव दिस CH3Cl, CH3Cl, you have this HOH, HOH, ठीक है। सो यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शन और यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शन है, तो जब ये इंटरेक्शन ब्रेक होगा, ये इंटरेक्शन ब्रेक होगा तो ये इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये लेस, दिस इज़ लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, इट मीन्स ये वाला जो इंटरेक्शन है ये CH3Cl CH3Cl का वो क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाला इंटरेक्शन क्या है, कम है। सो इट इज़ लेस सॉल्युबल। ओके, समझ में आई? कोई भी सभी के लिए एप्लीकेबल। इफ ए कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, इट मीन्स द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड्स, molecules of that compounds having greater interaction than the molecules of that compound and water। मीन्स अगर आपके पास एक कंपाउंड है और आप बोल रहे हो कि वो पानी में कम डिजॉल्व है, इसका मतलब है कि उस जो कंपाउंड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन है एज कंपेयर टू दैट मॉलिक्यूल विथ वाटर। ओके, समझ में आया? समझ में आया बेटा? आप एक बार इसको पढ़ना और फिर मुझे बताना सॉल्बिलिटी का कि लेस डिजॉल्व या कम सॉल्युबल है, इसका मतलब आप कैसे समझते हो। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे इंट्रैक्शन है CH3Cl का CH3Cl से, तो ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी यहाँ से जो मिल रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, इस बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी मिलेगी, अगर वो इस वाली एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये वाली एनर्जी अगर इससे ज़्यादा होगी तो कंपाउंड ज़्यादा डिसॉल्व होगा। बट अगर ये कम है, ये वाला एनर्जी कम है, जो फॉर्मेशन से एनर्जी कम मिल रहा है, और ये एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपका जो कंपाउंड है CH3Cl वो कम डिसॉल्व होगा। तो आप इसको अलग अलग वे में एक्सप्लेन करने का तरीका है, बट आप सिंपल सा समझ लो कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल आप डिज़ोल्व कर रहे हो और जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनके बीच में अगर इंटरेक्शन ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इंटरेक्शन कम है इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो let us solve a question in text question 10.6. In text question 10.6, first one, bromomethane bromoform chloromethane dibromomethane. You have bromomethane means CH3Br, you have bromoform, bromoform का मतलब CH जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना CHCl3, वैसे ब्रोमोफॉर्म का मतलब CHBr3। नेक्स्ट you have chloromethane means methyl chloride CH3Cl, and the last one you have this dibromomethane। dibromomethane means मीथेन से आप 2 ब्रोमीन ऐड कर दो। चलो ठीक है, 2 ब्रोमीन आप ऐड कर दो, CH2Br2। ये आपके पास 4 कंपाउंड है। क्या करना है, इन द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मतलब लोअर टू हायर जाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम फिर उससे इंक्रीज करते जाना है। तो आप देखो जरा,
सब में एक एक कार्बन ही है, कार्बन सब में एक है। अब इसमें कार्बन एक है तो किसके बेस पे आप डिसाइड करोगे? पहले ब्रोमीन वालों को डिसाइड कर लो। देखो यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे 3 ब्रोमीन है और यहाँ पे 2 ब्रोमीन है और एक यहाँ पे क्लोरीन है। तो अगर मैं क्लोरीन और ब्रोमीन से, इस क्लोरीन वाले में, इसमें एक ही क्लोरीन और यहाँ पे एक ब्रोमीन, तो पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं। इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, CH3 तो किसका ज़्यादा होगा बेटा? ब्रोमीन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा ब्रोमीन का एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो अगर मैं इसको 1 लिख दूँ, इसको 2 लिख दूँ, इसको 3 और इसको 4, तो ईजी पड़ेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे कम किसका होगा? 3 का होगा। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा? 1 का होगा। अब इसके बाद अब आपके पास 2 और 4 बच गया। तो 2 में कितने हैं? 3 ब्रोमीन है। इस बदले में कितने हैं? 2 ब्रोमीन है। तो जितना जितना ज़्यादा ब्रोमीन होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, उतना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? ये दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो उस 1 से ज़्यादा किसका होगा? 4 का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? 2 का। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट यू हैव 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन का मतलब दिस वन। यू हैव आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बेटा this one, and you have 1 chlorobutane, 1 2 3 4 butane, 1 chlorobutane. Clear? 1 chlorobutane. So you have 1 chloropropane, you have isopropyl chloride, you have 1 chlorobutane. तो आप देखो जरा सब में इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं और इसको थर्ड कर लेते हैं, तो आपको इजी पड़ेगा फटाफट लिखने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3। अगर मैं 1 2 3 को देखूँ तो सबसे कम किसका होगा? अगर देखो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे भी 3 कार्बन है। ये 4 कार्बन को तो इग्नोर ही कर दो, 4 कार्बन का सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? 4 कार्बन का होगा। फिर उससे कम, अब उसके कम में फर्स्ट और सेकंड है, दोनों में 3 3 कार्बन है, दोनों में एक एक क्लोरीन है। किसके बेस पे डिसाइड करो भाई? क्लोरीन भी बराबर है, कार्बन भी बराबर है, तो मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर मास बराबर होंगे। मॉलिक्यूलर मास बराबर होंगे तो वैन डर वाल फार्मूला सेम होगा। ठीक है, तो किसके बेस पे डिसाइड करेंगे? ब्रांचिंग। तो यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, तो सबसे कम किसका होगा बेटा? सेकेंड का। और उससे ज़्यादा किसका होगा? फर्स्ट का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? थर्ड का, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ज़्यादा है। कार्बन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा होगा और इसका वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ओके, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो क्या? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू। सो अभी ये एक पार्ट हो गया, उसके लिए थैंक यू था कि आपका ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। नाउ we are going to learn a very important concept of this chapter, that is the reaction, chemical reaction, chemical reaction, chemical reaction. So your halo alkanes, हम वी आर टॉकिंग अबाउट अल्केन्स, हम अल्केन की बातें कर रहे हैं, हेलो अल्केन की, हेलो अरीन्स की बातें नहीं कर रहे। तो हेलो अल्केन्स दे शो 3 types of reaction, or they give they undergo 3 types of reaction. First is known as nucleophilic reaction, nucleophilic substitution, nucleophilic substitution. And second, that is elimination reaction, elimination reaction. And third, that is the reaction with metals, reaction with metals. So your haloalkanes, they show 3 types of reaction. First, nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, and reaction with metals. So let us start with first one, nucleophilic substitution reaction. First, nucleophilic substitution, nucleophilic substitution,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से क्लियर है कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसी रिएक्शन में। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो सामने वाले हैलाइड को हटाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। बट किसने किया ये सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफाइल ने। सो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यू हैव अल्काइल हैलाइड, a nucleophile like OH minus, this is going to substitute का मतलब खुद अटैच होगा और ये इस हैलोजन को यहाँ से बाहर कर देगा। तो ये बेटा ये आपका इस पे अटैक करेगा तो ये बाहर हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? ROH एंड X माइनस हैलाइड आयन बाहर हो जाएगा। सो देर इज़ अ न्यूक्लियोफाइल in this reaction, there is a nucleophile. This nucleophile attacks on this alkyl halide, so this is known as substrate, and due to this we get alcohol with removal of what? With removal or elimination of what? Halide ion. So when there is a reaction, when there is an alkyl halide which reacts with a nucleophile and give another product with leaving group, so this type of reaction is known as nucleophilic substitution reaction. Why it is known as nucleophilic substitution reaction? Clear to all of you? Because इसमें nucleophile involved है। तो मुझे लगता है अभी आपको ये क्लियर हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। यू हैव RX reacts with a nucleophile। आप न्यूक्लियोफाइल लिख लेते हैं पहले। यू हैव दिस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच and we get RNU and plus X minus. So this is what? Substrate. Substrate means जहाँ पे अटैक होने वाला है। This is your nucleophile. This is your product and this is your leaving group. Leaving group का मतलब जो उस रिएक्शन में बाहर आने वाला जो प्रोडक्ट के अलावा जो फॉर्म होगा लिविंग ग्रुप। जैसे हैलोजन यहाँ से बाहर हो रहा है इस पोजीशन से, तो दैट इज़ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो चार चीज़ें आपके पास है: सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट एंड लिविंग ग्रुप। आप इसको पहले दो कैटेगरी में आप पढ़ते थे, आप ऐसे पढ़ते थे पहले 10th तक। ये क्या होता था आपके लिए? रिएक्टेंट। और ये क्या होते थे दोनों मिला के? ये दोनों क्या मिलाते थे? इनको बोलते थे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट में भी दो होते हैं, एक सबस्ट्रेट जिस पे अटैक होने वाला है और एक न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा। फिर क्या बनेगा? प्रोडक्ट, और एक साथ में लिविंग ग्रुप आएगा। ठीक है, तो ये चार चीज़ें इसमें हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दो पार्ट में आप फिर से डिवाइड कर सकते हो, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विथ व्हाट? हैलो अल्केन्स एंड फॉर्म्स अ प्रोडक्ट विथ लिविंग ग्रुप। तो ये अटैक होता क्यों है बेटा? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है क्या कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है, ऐसे मैं ये देखो, आप अल्काइल हैलाइड का ये जो कार्बन है उसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ। ये देखो, ये X, तो X हैविंग व्हाट? पार्शियल नेगेटिव एंड दिस कार्बन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव। और आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ये देखिए आप न्यूक्लियोफाइल आपके पास, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन रिच है और वो अल्काइल हैलाइड के पास जाता है। तो अल्काइल हैलाइड में कार्बन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। व्हाई? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन एंड दिस हैलोजन। सो अगर कार्बन और हैलोजन, जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है उस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। और अब उसके पास न्यूक्लियोफाइल, उसमें आपने उस कंपाउंड में, उस अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो क्या करेगा? वो चुपचाप नहीं बैठने वाला, दैट इज़ गोइंग टू रिएक्ट। क्योंकि जो ये हैलोजन है वो कार्बन से दूर जाना चाहता है। क्यों दूर जाना चाहता है? क्योंकि बोलता है अरे मेरे पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास पावर ज़्यादा है, मैं दूर जाना चाहता हूँ। तो ये दूर जाने को तो कार्बन परेशान है, तो उसको वो पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, वो पॉजिटिव है, चलो ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा ही। तो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो बोलता है ठीक है, इसको बाहर जाने दे, मैं आता हूँ। ये बाहर जाएगा। कैसे बाहर जाएगा? क्योंकि मैं तुझे फैसिलिटेट करूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा इसको यहाँ से भगाने में। ठीक है, तो अभी ये इस पर अटैक करेगा और ये बाहर हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल लाइक दिस, कार्बन की वैलेंस तो 4 होती है, 4 ही रहेगी, प्लस X माइनस, ये आपको मिल गया। सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो
पार्शियल, जो कार्बन है जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक करेगा। सो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको? हैलोजन को। वो हैलोजन को उसने हटा दिया और खुद जाके वो अटैच हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3, क्योंकि उस पर 4 सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भी कितना है? sp3। कोई चेंज हुआ नहीं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कार्बन के, इस देयर इज the hybridization of the कार्बन, द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें जो कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडेशन कितना है? तो वो पहले भी sp3 था, अभी भी sp3 है। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्यों अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का अल्काइल हैलाइड पे? क्योंकि अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है जो हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, दैट इज़ हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, और बाकी तो ये अटैक होने वाला वो सब, अगर आपको प्लस माइनस क्लियर हो गया तो आप उसको अपने वर्ड में अपने अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और भी एग्जांपल देख लो आप। अब एग्जांपल इसमें बहुत सारे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे अभी आपने फर्स्ट बनाया था, इफ़ यू टेक RX and you are taking OH minus as what? Nucleophile. You know what would be the product? You know about this? You know the product what? ROH n plus क्या? X minus। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आप RX, मैं एक आपके लिए मैं इसको RX को अब सेंटर पे ले लेता हूँ और हम डिफरेंट डिफरेंट क्या लेंगे? न्यूक्लियोफाइल, और डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, ये OH माइनस एक हो गया। सेकेंड, इफ़ यू आर टेकिंग वाटर H2O, so water, in water having also oxygen having lone pair, so it can behave as a nucleophile, yes. So we get what? Alcohol plus HX. Next, if you are taking this RO minus, if you are taking RO minus, this is known as alkoxide, then we get what? ROR plus what? X minus. This is what? Ether. Here you are forming what? Alcohol. Here you are forming ether. So इसलिए ये कंपाउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हेलो अल्केन्स, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड इससे बना सकते हो। आप इससे अल्कोहल बना रहे हो, आप इससे ईथर बना रहे हो, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हो। देखो आप जरा, इफ़ यू आर टेकिंग दैट इज़ I माइनस, मान लो आपने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा आपको? RI प्लस X माइनस या Cl माइनस। इन केस अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, दैट इज NH3 अमोनिया, सो यू गेट व्हाट? RNH2 प्लस HX। भाई यहाँ से H निकलेगा, NH3 है तो आपने कितना लिया? NH2 लिया, तो H बच गया ना, तो HX हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था तो X माइनस लिख दिया, X माइनस, यहाँ पे H था तो HX लिख दिया। सो सॉरी, next, if we are going to take what? Cn minus with KCN, then you get what? RCN plus KX. If you will add AgCN, then you get RNC plus AgX। यहाँ पे इन दोनों को मैं अलग से समझा देता हूँ। KCN आपने लिया, आपने यहाँ पे KCN लिया, C यहाँ पे ये K था, K प्लस KCN लिया तो आपको अल्काइल साइनाइड मिला, और AgCN लिया तो आपको क्या मिला? अल्काइल आइसोसाइनाइड। दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ऐसे बहुत सारे आप कंपाउंड्स इसमें ले सकते हो। आप इसका नाम भी ले सकते हो, आप इसको बना सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, so OH minus you will get reaction with H2O, reaction with alkoxide, reaction with iodide, reaction with ammonia, reaction with amines, reaction with KCN, potassium cyanide, reaction with AgCN, reaction with nitrites, reaction with silver, reaction with
सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसे बहुत सारे रिएक्शन आपके बुक में वो टेबल बना कर उन्होंने दिया है। अगर आपने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया बेटा, इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, and you are having Rx, then you get RH. Means lithium aluminum hydride is a reducing agent. It is going to reduce this Rx into RH, means this X will be replaced by H. ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ना आपको, इसमें इंपॉर्टेंट अच्छा है, रिएक्शन अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसको आपको याद करना है। सो इफ आई विल से दैट टेल मी सम एग्जांपल ऑफ सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सो व्हाट यू विल से, सर with the help of alkyl halide we can form number of compounds. So when alkyl halide reacts with NaOH or KOH, then we get what? Alcohol. When it reacts with H2O, then again we get what? Alcohol. When it reacts with what? Sodium alkoxide, alkoxide RO minus, then we get what? Ether. With iodide it form alkyl iodide, with ammonia it forms amines, primary secondary, like that. With KCN it forms alkyl cyanide, with AgCN it forms alkyl isocyanide. Okay, with silver salt of acid it forms what? Ester. With lithium aluminum hydride it forms alkane, this is alkane. And with NO2 it forms what? Nitroalkane. तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हो। ओके बेटा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, अभी जो, तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से। अब आपको आपकी बुक में बहुत अच्छा कि आपका रिएजेंट क्या है, रिएजेंट आपको पता है, मतलब रिएजेंट जो आपको जो अटैक करना है, जैसे न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिएजेंट है, वो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। सबस्ट्रेट आपका क्या है? सबस्ट्रेट इज व्हाट? अल्काइल हैलाइड। सो जो रिएजेंट है वो क्या जनरेट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ। जैसे आपका RCl है और इसमें अगर आपने NaOH ऐड किया, सो दिस RCl इज व्हाट? योर सबस्ट्रेट, this is what? This is your reagent. So this reagent is going to produce, what? Nucleophile. And what would be the nucleophile in this case? That is OH minus. Now this OH minus will attack on this R, and there is a removal of Cl, and we get what? ROH and plus Cl minus. So reagent जो रिएजेंट होगा वो क्या जनरेट करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। जैसे NaOH में कौन न्यूक्लियोफाइल है? OH माइनस। ऐसे अगर आप वाटर ही लोगे तो वाटर में यही रिएजेंट भी है और यही क्या है? न्यूक्लियोफाइल भी है। भाई NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, पानी में जाने के बाद Na प्लस OH माइनस बनेगा, तो ये अलग हो गया। वाटर में तो ऐसा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे अगर मैंने दूसरा एग्जांपल में लेता हूँ, मैंने फिर से RX लिया, इस बार मैंने क्या ले लिया बेटा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ, ये ध्यान देना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OOH। अब ये H हटा के अगर मैं यहाँ पे सिल्वर ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ बेटा? Ag, तो ये मिलेगा मुझे RCO, वही लिखा ना, RCOOAg। तो दिस इज नोन एज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप यहाँ पे K लोगे तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम लोगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ, Ag लिया तो Ag होगा। तो अब ये जो Ag एक्सेस को बाहर कर दो। ठीक है, हाँ, AgX बाहर कर दिया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? अब Ag हटा के क्या ऐड करूँगा वहाँ पे? ये R ऐड कर दूंगा, तो R ऐड कर दूंगा वहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा? OC डबल बॉन्ड OR। देखो ये वाला R मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये क्या बन गया? एस्टर। ग्रुप पहचाना आपको, एस्टर फॉर्म हो रहा है। N प्लस AgX प्लस AgX X Ag। सो ये जो आपने सॉल्ट बनाया है, ये जो आपने सॉल्ट बनाया है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आप बता दो, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? इसमें न्यूक्लियोफाइल है बेटा R C डबल बॉन्ड O माइनस,
ये जो O माइनस, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह, उसमें O भी अटैच है ऊपर, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला, ये आपका है न्यूक्लियोफाइल जो इस पे अटैक करेगा। ये O माइनस जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और Ag के साथ चला जाएगा। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ओके, नेक्स्ट। Now we are going to learn about ambident ligands. Ambident ligands मैंने बोला, या न्यूक्लियोफाइल लिगेंड, इसको पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ambident ligand, या नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोफाइल, सो दिस इज नोन एज ambident न्यूक्लियोफाइल। ambident nucleophile का मतलब you have a nucleophile and that nucleophile having two nucleophilic center, nucleophile having two nucleophilic center. For example, you have cyanide. So how it is an ambident nucleophile? Let's look at this CN. C ट्रिपल बॉन्ड N, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। You can write like this also, C double bond N with negative charge with lone pair. So in first case, in this case, the carbon having negative charge. In second case, nitrogen having negative charge. These two are what? Resonance form ना of cyanide. Cn जब आप लिखते हो ऐसे माइनस, तो ये जो माइनस है वो C के पास भी हो सकता है, वो N के पास भी हो सकता है। तो आप देखो, आपने फर्स्ट वाले केस में C के पास रखा है और सेकंड वाले केस में आपने N के पास रखा है। फर्स्ट में C के पास रखा और सेकंड में N के पास रखा। तो आपके पास ये जो Cn माइनस है, इट हैज़ टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब विच हैज़ नेगेटिव चार्ज। सेंटर्स इन अ मॉलिक्यूल देयर आर टू एटम्स विच हैज़ नेगेटिव चार्ज। तो आप देखो जरा इस, तो दे आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। सेंटर का मतलब किसी मॉलिक्यूल में, जैसे Cl माइनस बोलूँगा, Cl माइनस, ओके। So you have in cyanide you have two nucleophilic center. One is carbon with negative charge, or in another case it may be nitrogen with negative charge. So when you have a compound, Rx and it reacts with, so when you take Rx with KCN, then you get this product RCN and plus KX. And when you take Rx with AgCN, then you get RNC plus AgX. Why? So KCN, K and CN. So in KCN को जब आप पानी में डालोगे बेटा, तो आपको मिलेगा K प्लस एंड CN माइनस। तो Cn माइनस में मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज C के पास भी हो सकता है और नाइट्रोजन के पास भी हो सकता है। बट वी नो दैट पोटेशियम जो है वो अल्कली मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब ध्यान देना, K क्या है, वो अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है वो, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो मैंने S ब्लॉक में आपको पढ़ाया था। और अगर वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो अब आपको किससे अटैच होगा, अब आपके पास दो है चीज़ें हैं, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, तो इन दोनों में से किससे अटैच होगा, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, कौन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। सो दिस K in KCN, the K is strongly bonded with what, nitrogen. So which nucleophilic center is free to attack, carbon. तो आपके पास जो C और N, जो Cn है उसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। बट व्हेन दिस Cn माइनस इज बॉन्डेड टू पोटेशियम, देन नाइट्रोजन इज इंटरैक्टेड विथ दिस K, नाइट्रोजन इंटरैक्ट्स विथ K। मतलब आपका जो K है वो नाइट्रोजन से, या नाइट्रोजन जो है वो K से अटैच होता है या अट्रैक्ट होता है, तो कौन सा सेंटर फ्री है अटैक करने के लिए, कार्बन। ओके,
बात समझ में आई क्या? ठीक है। दूसरी बात, अगर आप AgCN लेते हो, AgCN, तो AgCN में बेटा जो जो यहाँ पे Ag और C है, Ag क्या है, वो D ब्लॉक से बिलोंग करता है, वो सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। पोटेशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बट जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो मेटल का वो कम होता जाता है। तो Ag आप ऐसा समझो कि Ag जो है वो सॉफ्ट मेटल है, तो सॉफ्ट मेटल है तो सॉफ्ट एटम या एलिमेंट के साथ अटैच होगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो जो आपका AgCN है उसमें जो Ag है वो ज़्यादा किससे इंटरेक्ट करता है? C से। तो फ्री कौन है बेटा? तो बेटा फ्री कौन है? अगर C आपका Ag से अटैच होगा तो फ्री कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा किस पे? R पे। नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आपको RNC मिल जाएगा। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। आपकी बुक में अलग ढंग से उन्होंने कुछ बुक में समझाया है कि भाई CC बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू CN बॉन्ड। तो आप जैसे भी आप उसको अगर समझ में आता हो, ये एक तरीका मेरा है, एक एक्सप्लेनेशन ये है कि इन KCN, K is highly electropositive, so it will more interact with nitrogen. So this C, nucleophilic center C is free to attack, and we get what? We get this KCN, then we get alkyl cyanide. And when we have AgCN, then Ag more interacts with carbon, and we get alkyl isocyanide. So nitrogen is free. So in KCN, carbon is free to attack. In AgCN, nitrogen is free to attack on this carbon of alkyl halide. ठीक है बेटा? ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर से आप मुझे इसको बोलना कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल 10.5 भी है, ओके। तो उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से भी समझ सकते हो, और ये आपका है, इसके थ्रू भी समझ सकते हो। सो इन KCN, K is highly electropositive, so it will interact with nitrogen. So here potassium nitrogen bond is strong है, तो C is free to attack, so we get RCN। मतलब यहाँ पे R का मतलब CC बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, ये CC बॉन्ड स्ट्रांग है, ये RN बॉन्ड क्या स्ट्रांग नहीं है। बट AgCN में क्या होगा? जैसे इसका उल्टा, AgCN में जो R होगा वो N से अटैच होगा। R किससे अटैच होगा बेटा? N से। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? यहाँ पे R का मतलब क्या? CN। यहाँ पे CC बॉन्ड स्ट्रांग एज कम्पेयर टू वॉट? CN बॉन्ड स्ट्रांग एज कम्पेयर टू CC बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है? इसका उल्टा है। सो इन KCN, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ लास्ट टाइम, इन KCN R attach with carbon, it means CC bond is stronger than what? CN bond. In AgCN, R attach with nitrogen, it means CN bond is stronger than what? CC bond. और इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी आप समझ सकते हो, तो बुक का भी आपको क्लियर हो जाएगा और वो भी, दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अभी तक आपने इसमें क्या पढ़ा? फर्स्ट, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। In physical property we have to remember two things. First, that is the solubility, and second, that is the boiling point. तो boiling point किस पर डिपेंड करता है बेटा? That depends on molecular mass as well as van der Waals force, that depends on hydrogen bonding, that depends on branching, okay. And solubility in water depends on hydrogen bonding. Greater the solubility, greater the hydrogen bonding. It means इसका उल्टा भी, greater the hydrogen bonding, greater the solubility. And next, the chemical reactions. Your alkyl halide shows three types of chemical reaction. First, that is nucleophilic substitution reaction. Second, elimination reaction. Third, reaction with metals. So first, nucleophilic substitution reactions. In nucleophilic substitution reaction, a nucleophile reacts with alkyl halide and form a product with living group. Okay, so nucleophile, they are electron rich species. In alkyl halide, carbon which is bonded to halogen having partial positive charge, so that carbon that is interact with nucleophile and form a compound or form a product. So we have different types of reagent, we have different types of nucleophile. In NaOH, the nucleophile is OH minus. In water, it is H2O. In sodium alkoxide, it is alkoxide ion. In sodium iodide, it is iodide.
in sodium, in ammonia it is this is ammonia. In NH3 it is NH3, which acts as nucleophile. So you can see table 10.4, and then you can understand the concept. And in this session you also learned about what ambident nucleophile. Ambident nucleophile means a nucleophile in which we have two nucleophilic centers. Okay. And in next session or next lecture we will understand the mechanism of this SN2 reaction, and many more things. But you can, if you have any doubt, you can ask me after you can send me the message, and then I will clear your doubts. Okay. Okay, thank you.